मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 9 पाठ योजना संख्या 44 में हिंदी भाषा के विकास में श्रवण कौशल सुनना कौशल के लिए श्रुत भाव की उपयोगिता विषय के साथ उपस्थित हूँ। श्रवण सुनना, श्रवण का अर्थ है सुनना। हम सब निरंतर ध्वनियाँ सुनते रहते हैं, अक्सर हम ध्वनियाँ सुनते हैं, चाहे ट्रैफिक में चलने वाले बस, टेम्पो, बाइक, इन सब की ध्वनियाँ सुनते हैं। घर में भी हम कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, टीवी की ध्वनियाँ सुनते हैं, बोलने वाले लोगों की ध्वनियाँ सुनते हैं, साथ ही साथ हम जानवरों की भी ध्वनियाँ सुनते हैं। लेकिन हम उन ध्वनियों को सुनने के बाद किंतु विशेष रूप से सुनकर अर्थ ग्रहण करने के लिए अभ्यास की अपेक्षा होती है। लेकिन हम उन ध्वनियों को सुनकर उसके अर्थ को समझने के लिए हमें उससे अभ्यास करना चाहिए, उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और एक बात इसमें विशेष ये है कि वो ध्वनियाँ अर्थपूर्ण भी होनी चाहिए। जैसे जानवरों की ध्वनियाँ हैं, वो कोई अर्थ नहीं देती हैं, लेकिन हम निरंतर अभ्यास करते हुए सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जानवर किस समय चिल्लाता है, किस समय उसकी आवाज़ ऐसी आती है। अगर किसी घर में पालतू जानवर है तो वह उन ध्वनियों को सुनकर, उस पालतू जानवर की ध्वनियों को सुनकर उसके मालिक को ये पता चल जाता है कि इस जानवर को भूख लगी है या फिर वो बदमाशी के लिए चिल्ला रहा है। तो इस प्रकार से हम निरंतर अभ्यास करते हैं, सुनते सुनते हम अभ्यास करते हैं और हम एक अर्थ पर पहुंचते हैं कि इस कारण से इस प्रकार की ध्वनियाँ उच्चारित हुई हैं। और हम रास्ते में भी हम समझ पाते हैं कि ये गाड़ी की आवाज़ है, ये 4 व्हीलर की आवाज़ है, या फिर 2 व्हीलर की आवाज़ है, या फिर टेम्पो की आवाज़ है, बस की आवाज़ है, ट्रेन की आवाज़ है। हम इसको कैसे पहचान पाते हैं? क्योंकि हमने निरंतर उसको सुना है, अभ्यास किया है। तो इस प्रकार से निरंतर अभ्यास की अपेक्षा होती है इन ध्वनियों को सुनकर अर्थ ग्रहण करने में। वाचन संबंधी सभी गतिविधियाँ, जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं, कुछ भी हम कार्य करें, या तो रीडिंग करें, या फिर किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लें, या फिर कोई भाषण सुने, इन सभी गतिविधियों में करते समय श्रवण का अभ्यास भी किया जा सकता है। जब हम ये सब गतिविधियाँ करें तो हम सुन सकते हैं, उससे सुनने का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके लिए अपेक्षित होता है कि श्रोता ध्यानपूर्वक सुने। जो सुनने वाला श्रोता है वो इसे ध्यानपूर्वक सुने। बिना ध्यानपूर्वक सुने हम अर्थ ग्रहण तक नहीं पहुंच सकते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करें। श्रोता सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक सुने और सुनकर अर्थ ग्रहण करें। क्या अर्थ आ रहा है, उस ध्वनि से क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है, ये अभ्यास करने की आवश्यकता होती है श्रवण कौशल के विकास के लिए। और फिर किसी प्रकार से उस ज्ञान का परिचय दे सके। हमने सुना, कुछ ध्वनियों को सुना और सुन के अर्थ भी समझ लिया, लेकिन हमें अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ उसका परिचय भी देना चाहिए। कैसे? लिखित रूप में भी हम उन बातों को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, या फिर बोलकर, जो हमने सुना है उसको हम बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा श्रवण कौशल जो है, सुनने की जो कला है, उसका विकास होता है। तो इनमें 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखने वाली है कि एक तो अभ्यास की आवश्यकता है, उसके बाद अर्थ ग्रहण की आवश्यकता है, अर्थ ग्रहण के साथ साथ उसका परिचय देने की भी आवश्यकता है। तो इन 3 बातों की सहायता से हम श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। अगला है श्रवण संबंधी आवश्यक बातें। जो सुनना है उसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें होनी चाहिए। श्रवण सुनना संबंधी कौशल के विकास के लिए कुछ आवश्यक बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। किन किन बिंदुओं पे? तो हमारे पास कुछ 11 बिंदु हैं, उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तो कथन को सुनकर अर्थ ग्रहण करना है, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली है कि कोई भी कथन है उसको सुने तो अर्थ ग्रहण करें, उसका अर्थ समझे। दूसरा, वर्णित या कथित विषय का मूल्यांकन करना। इसका मतलब है कि जो लिखा हुआ है, चाहे जो कहा गया है, उस विषय के बारे में हम जानें कि क्या है वास्तविक रूप से, उसका मूल्यांकन करें, क्या सही है, क्या गलत है। इस तरह की बातों को हमें समझना आवश्यक होता है उस कथन, उस वर्णित, उस लेख या फिर किसी भी विषय वस्तु के बारे में। तो हमें उसका मूल्यांकन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है श्रवण कौशल के विकास के लिए। तीसरा है वर्णित या कथित विषय पर अपनी टिप्पणी देना। ज्ञान का परिचय देना, हमने इस पर पहले चर्चा की है।
मतलब आप टिप्पणी दें, जो आपने सुना है, जो आपने कथन को सुना है, चाहे किसी लेख को पढ़ के आपने जो समझा है, उसके बारे में अपनी टिप्पणी दीजिए। आपके मन में यदि बातें रह गई तो वो फिर आगे जाके अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं हो पाएंगी। तो जब तक आपके अंदर जो बात है उसको बाहर निकालिए, किसी भी रूप में, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, जैसे भी हो आप उसको निकाल के सामने लाइए, उसको अभिव्यक्त कीजिए, तो उस पर टिप्पणी देना। चौथा है अभिव्यक्ति के ढंग को जानना। अभिव्यक्ति का ढंग मतलब कहने का तरीका। जैसे मान लीजिए कोई गुस्से में कह रहा है तो उसकी बातों के वाक्य अलग तरीके के होंगे, हंसी ठिठोली के बातों को हम अलग तरीके से सीख सकते हैं। तो अभिव्यक्ति के ढंग को समझना चाहिए कि जो बात कही जा रही है किस संदर्भ में कही जा रही है और उसके पीछे का कारण क्या है। तो अभिव्यक्ति के ढंग को हमें समझना चाहिए श्रवण कौशल के विकास के लिए, श्रवण करते समय भी। पांचवा है कथन में प्रयुक्त शब्दों को समझने की सामान्य योग्यता का होना। मान लीजिए कोई कथन आपने सुना या पढ़ा, तो उसके जो शब्द हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी एक सामान्य योग्यता होनी चाहिए आपके पास। दिक्कत तब आती है जब हम शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो उस कथन से संबंधित जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, इस बातों का भी ध्यान होना चाहिए। छठा है छोटे सुसंबद्ध कथनों को समझने की योग्यता का होना। अगर कोई छोटा कथन है तो उस पूरे कथन को आप सुसंबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कहानी है, उसके कहानी के घटनाक्रमों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहानी के बीच की घटनाक्रम आप भूल गए हैं। तो कहानी को अगर आप समझने हैं, छोटा अगर कोई कथन है, कहानी अगर है, तो हम उसको सुन रहे हैं तो उसके प्रत्येक घटना को, शुरुआत में क्या हुआ, उसके बाद कहानी कैसे बढ़ी, उसके बाद कहानी कैसे बढ़ी, उसका अंत क्या हुआ, तो एक क्रमबद्ध तरीके से, सुसंबद्ध तरीके से समझने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। तो सुनते समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। परिचित, सातवां है परिचित संदर्भों को समझने की योग्यता रखना। मान लीजिए कोई कंटेंट है जो जिससे आप परिचित हैं, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी है, तो आप उसको सुन रहे हैं तो आप उसे तो परिचित हैं। अगर फिर से वो कहानी सुनाई जाए तो उसको समझने की योग्यता रखते हैं कि नहीं आप, कि आप उसको भूल गए, उस विषय वस्तु पे आपका ध्यान ही नहीं है। तो हम जो परिचित है जिन संदर्भों से, मान लीजिए जंगल की कोई बात हो रही है तो जंगल से तो आप परिचित हैं, तो जंगल के बारे में जब कोई बात कही जाए तो आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो परिचित संदर्भों को आप समझने की योग्यता रखते हैं या नहीं। आठवां है अपरिचित संदर्भ होने पर भी स्पष्ट रूप से अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। कभी कभी हमारे सामने कुछ अपरिचित संदर्भ भी आ जाता है जो आपने पहली बार सुना है, चाहे वो राजनीति का विषय हो, चाहे अर्थशास्त्र का विषय हो, चाहे खेल कूद का विषय हो, या फिर वाणिज्यिक विषय हो, कोई भी विषय हो। हम किसी विषय में कोई कंटेंट हम कभी कभी पहली बार ही सुनते हैं, लेकिन वो अपरिचित होने के बावजूद भी आप स्पष्ट रूप से उसके अर्थ को समझ पा रहे कि नहीं, इसकी योग्यता आपके अंदर है कि नहीं। तो इस योग्यता को भी आपको देखना चाहिए कि जो कंटेंट आपने कभी सुना ही नहीं लेकिन पहली बार सुना है, तो पहली बार सुन के आपने क्या समझा, इसकी क्षमता है कि नहीं आपके अंदर। इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। नौवां है कठिन और जटिल कथनों को समझ पाने की योग्यता रखना। कभी कभी कोई कंटेंट संदर्भ ऐसा आता है कि बहुत ही कठिन होता है, जटिल होता है, तो उस कथन में आप 100% तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्या आप उसमें 40%, 50% या फिर 80% तक बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, या फिर 20%, या फिर पूरा ख़त्म। 100% अगर नहीं समझ में आया तो फिर कोई अर्थ नहीं हुआ। तो श्रवण करते समय हम कठिन से और जटिल कथनों को भी समझ पाने की योग्यता रखना चाहिए। 10वां है पठित या कथित अंशों में से अपने अनुकूल सामग्री का उचित उपयोग करने की क्षमता का होना। यह तब होता है जब कोई अपरिचित कंटेंट है आपके सामने, या फिर कठिन या जटिल कथन है, तो उसमें आपके अनुकूल तो कुछ तो बातें होंगी। उन बातों के आधार पे उस विषय वस्तु को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए हम कोई उदाहरण लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए आप पेड़ पौधे के भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं, यह आपके लिए अपरिचित संदर्भ है या फिर कठिन या जटिल शब्द है ये, लेकिन आप भोजन तो समझते हैं क्योंकि आप नित्य रोज भोजन करते हैं। तो जो भोजन समझते हैं, भोजन के आधार पे आप उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं,
ये भी ज़रूरी है। तो हमारे पास जो है उपलब्ध है, हमारे मन मस्तिष्क में जो उपलब्ध है, उस आधार पे हम वैसे पठित या कठिन अंशों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ये आवश्यक होता है। और आखिरी है 11वां, लघु दीर्घ कथनों को पर्याप्त शुद्धता से समझ पाना और उपयुक्त निष्कर्ष निकाल पाना। अगर मान लीजिए कोई भी कंटेंट है, कोई भी संदर्भ दिया जा रहा है, कोई भी आपके सामने विषय वस्तु दी जा रही है, तो आप उस विषय वस्तु को सुनकर पर्याप्त शुद्धता से, मतलब अच्छी तरीके से आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, और उस विषय वस्तु के बारे में एक निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि नहीं, कि हाँ मैंने ये सुना, इसमें निष्कर्षतः ये बात कही गई है। अगर इस तरह की बात आप कर पा रहे हैं, इस तरह का ध्यान आप देते हैं श्रवण कौशल के दौरान, तो आपका श्रवण कौशल बहुत ही अच्छा है और इन्हीं की सहायता से आप और भी विकास कर सकते हैं अपने श्रवण कौशल में। तो ये तो इस श्रवण कौशल से संबंधित आवश्यक बातें। श्रुत भाव, किसी कथन, कहानी या काव्यांश को सुनकर उसके सामान्य अर्थ को समझना अर्थग्रहण कहलाता है। अर्थग्रहण हमने पढ़ा अभी। अर्थग्रहण होता क्या है? तो किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपने जो सुना है, तो उसका एक सामान्य अर्थ आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो आप अर्थग्रहण करने के योग्य हैं। ऐसे श्रुत भावों में किसी शब्द विशेष का अर्थ समझ में न आए तो भी घबराने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये भी कहा कि जो आपके पास है, जो आपके मन मस्तिष्क में है, उस आधार पर उस बाकी कंटेंट को समझने का प्रयास करें। तो ऐसे श्रुत भाव में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए कि अरे हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, कुछ अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके भाव और प्रमुख विचारों को यदि समझ लिया जाए तो अर्थग्रहण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। मान लीजिए आप किसी शब्द को समझ नहीं पाए, आप उसमें से 40% समझ नहीं पाए, लेकिन आप उसके भाव को तो समझ पाए कि इस विषय वस्तु के विषय में कुछ बात कही जा रही थी। तो यदि आप भाव समझ पा रहे हैं तो आपका उद्देश्य पूरा हुआ। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करने से अर्थग्रहण की शक्ति का विकास होता है। अब जब ऐसी परिस्थितियां आए आपके सामने तो उसका अभ्यास कीजिए निरंतर। जो विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आए उसका अभ्यास कीजिए। अब इससे क्या होता है कि आपके अर्थग्रहण का विकास होता है और श्रुत भाव के सुने हुए अंश के विचारों और भावों को अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। जो हमने सुना, मान लीजिए वो शब्द आपको याद नहीं है, लेकिन आप अपने जो आपके पास जो सीमित शब्द है उसमें तो आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपके अंदर अर्थग्रहण का विकास होता है और आप अपने विचार को, भाव को दूसरों के सामने व्यक्त करने की क्षमता का भी विकास करते हैं। इससे भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। मतलब कमांड, आप भाषा पर कमांड करते, कहते हैं ना कि हमें 4 भाषाओं पे अधिकार है। तो 4 भाषाओं पे अधिकार ऐसे नहीं आया होगा, उसने सुनने का कौशल होगा, उसने अर्थग्रहण की चेष्टा की होगी, जो उसे समझ में नहीं आया होगा उसको अपने अनुसार उसको व्यक्त किया होगा उसने, तब जाके उसने अपने उस भाषा पे अधिकार प्राप्त किया होगा। तो श्रुत भाव के संबंध में पूछे गए विविध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। श्रुत भाव जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। कई बार कथन में आए नए शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी किसी वाक्य या वाक्यांश का आशय स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। अतः प्रश्नों का भली भांति और संगत उत्तर देने के लिए यह आवश्यक है कि उस कथन को 2-3 बार ध्यानपूर्वक सुना जाए। अंत में उस कथन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जिसकी भाषा सरल, सुबोध और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। मान लीजिए कभी कभी आपने कुछ समझा नहीं, लेकिन उसके समाधान के लिए आप क्या करेंगे? तो आप उस विषय वस्तु को 2 बार 3 बार सुनने का प्रयास करें। सुनकर, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को भी ध्यान में रखें और फिर से सुने। सुनने के साथ साथ हमारे पास उस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिलते जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले, यदि प्रश्न है उस विषय वस्तु से संबंधित, तो हम उसको सुने बार बार और सुनने के बाद उस प्रश्न का उत्तर खोजें। प्रश्न में बहुत तरह की विभिन्नता आती है। मुहावरे, लोकोक्तियों से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, वाक्यांश के संबंध में कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जितने प्रश्न हैं उसका समाधान है सिर्फ सुनने से, और सुनने में हम
आवश्यक बिंदुओं का भी ध्यान देंगे जो हमने इससे पहले बताया है। तो फिर आइए हम सब देखते हैं कि हम कैसे अपने श्रवण कौशल का विकास करते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ कथन मौखिक रूप से सुनाऊंगा और उसे सुनकर आपको पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है, कितनी अनोखी, मस्ती से भरपूर। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी सदैव मेरा मन लुभाते रहे हैं। मेरे घर के बरामदे में एक बुलबुल अक्सर आया करती है। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं भी पक्षी बन जाऊँ तो कितना अच्छा हो। दूर आसमान में उड़ते हुए मैं बादल को छूने की कोशिश करता। दिन भर उड़ते उड़ते जब मैं थक जाता तो किसी तालाब के किनारे बैठकर अपनी भूख प्यास मिटाता। मैं कभी भी शहर में रहने वाली चिड़िया बनना पसंद नहीं करता। इतने प्रदूषण में रहने से क्या फ़ायदा। मैं तो जंगल में रहता। शहरों में तो बस मैं तब आता जब मुझे बिजली के बड़े बड़े तारों पर झूलने का मन करता। बंधकर रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा सावधान रहता कि कोई मुझे पकड़ न ले जाए। झरने का मीठा पानी, हरे भरे पेड़ मुझे सदा आकर्षित करते हैं। कितनी अद्भुत दुनिया होती। चारों ओर बिखरी प्रकृति, न पढ़ाई की चिंता, न किसी की डांट का डर, कोई तनाव नहीं, बस अपनी मर्जी से उड़ना, घूमना और बस घूमना, और रात होते ही आराम से अपने नीड़ में विश्राम करना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उपरोक्त कही गई बात को, कथन को आप ध्यानपूर्वक सुने और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें।